हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 2 के अंदर, उन सभी के पास बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर के हों, सोल के हों, एनसीवेब के हों, कोई भी स्टूडेंट हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा कंपनी लॉ का। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस कंपनी लॉ सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इसकी जो पांचों यूनिट आपके सिलेबस में दी गई हैं, वो पांचों यूनिट काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ। एक एक कंसेप्ट आपको जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, सारी चीजें कवर करवाऊंगा, साथ में आपको समझाऊंगा भी और उनके क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 1, जो किया गया इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ का। जो ये नोट्स हैंगे, ये मेरी खुद की बनाई हुई बुक हैगी, एक टेक्स्ट बुक हैगी आप लोगों के लिए, सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के लिए, चाहे प्रोग्राम का स्टूडेंट हो या ऑनर्स का स्टूडेंट हो, रेगुलर का हो, सोल का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी इसे परचेज कर सकता है। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 199 रुपीज की है। पीडीएफ फॉर्म में आपको ये मिल जाएगी। इसमें आपको नोट्स दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसी से मैं आपको ये सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बुक परचेज करने के लिए आप मैंने आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी और जो टेलीग्राम का लिंक है, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है। आप चाहे व्हाट्सएप पर चाहे टेलीग्राम पर मेरे को डीएम करें, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमें स्टार्ट करनी है जो हमारी यूनिट नंबर 4 हैगी, जिसका नाम है आपका मैनेजमेंट एंड मीटिंग। इस यूनिट से हमें स्टार्ट करना है आज की वीडियो में, जो कि इसका वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको तीनों यूनिट पहले ही कवर करवा दी हैं। जो आपकी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 है, वो पहले से चैनल पर अपलोड हो रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस यूनिट में आपको कवर क्या क्या चीजें करनी है। तो देखिए, सबसे पहले डायरेक्टर लीगल पोजीशन। डायरेक्टर की लीगल पोजीशन क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, एडिशनल, अल्टरनेट, कैजुअल डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, फिर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, पावर एंड ड्यूटीज, की मैनेजरल पर्सन, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग, एजीएम, ईजीएम, कन्वीनिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग, रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग, रिजोल्यूशन ऑफ वर्चुअल मीटिंग, पोस्टल बैलेट एंड ई वोटिंग। इतना कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और ये सारी चीजें आपको इसके अंदर कवर करनी है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले है डायरेक्टर की डेफिनेशन एंड मीनिंग। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 डिफाइन अ डायरेक्टर एज इंक्लूडिंग एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर के अंदर कोई भी पर्सन जिसने डायरेक्टर की पोजीशन को एक्वायर कर रखा है, वो डायरेक्टर कहलाता है। डायरेक्टर आर द पर्सन हु डायरेक्ट, कंडक्ट, मैनेज एंड सुपरिटेंडेंट कंपनीज अफेयर। कोई भी ऐसा पर्सन जो कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के ऑपरेशन को डायरेक्ट करता है, उन्हें डायरेक्शन देता है, कंडक्ट करता है, मैनेज करता है और सुपरिटेंडेंट करता है, तो उस पर्सन को हम डायरेक्टर कहते हैं। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर करेक्टिवली रेफर्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और एक कंपनी में जितने भी डायरेक्टर होते हैं, उन सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। डायरेक्टर का क्लासिफिकेशन करा गया है। देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ मेंबर ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु डज नॉट हैव एनी मटेरियल और फाइनेंशियल रिलेशन विद द कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसा पर्सन जिसकी कंपनी के साथ कोई भी मटेरियल या फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं है। इट्स मैनेजमेंट और इट्स शेयर होल्डर दैट कुड कंप्रोमाइज देयर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। ना तो कंपनी के साथ, ना कंपनी के मैनेजमेंट के साथ, ना कंपनी के शेयर होल्डर के साथ उसकी ना तो कोई फाइनेंशियल रिलेशन है, ना ही कोई मटेरियल रिलेशन है, जो कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करे, मतलब उसकी ऑब्जेक्टिविटी को बिगाड़े। तो ऐसे पर्सन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर कंसिडर्ड टू बी फ्री फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट कुड इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट। उनका कंपनी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, फ्री होते हैं वो इस चीज से कि किसी भी तरीके से वो इन्फ्लुएंस हो और कंपनी की डिसीजन मेकिंग और जजमेंटल प्रोसेस में वो इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन दे, ऐसा उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है। तो ऐसे पर्सन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं। Independent director play a crucial role in corporate governance by providing an impartial perspective on strategic decision, monitoring the performance of management
एंड इंश्योरिंग दैट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर आर टेकन इनटू अकाउंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, उसका रोल क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना, मतलब कंपनी को मैनेज करना, जिससे क्या हो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सके कंपनी का मैनेजमेंट। मॉनिटर करते हैं ये पूरे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है, और इंश्योर करते हैं कि जो स्टेक होल्डर है उनका इंटरेस्ट बना रहे कंपनी के अंदर। दे सर्व एज अ चेक एंड बैलेंस ऑन द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ऊपर चेक रखते हैं एंड हेल्प टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल बिहेवियर विद इन द कंपनी। और कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी बना के रखते हैं, अकाउंटेबिलिटी रखते हैं और एथिकल बिहेवियर को मेंटेन करके रखते हैं। ये होते हैं आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेकंड टाइप के जो डायरेक्टर हैं वो हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो अब पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज और मोर और 1,000 or more small shareholder may have a director elected by such small shareholder in manner as may be prescribed। तो ऐसी कोई भी कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितनी है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा की है, या और उसके पास 1,000 या उससे ज्यादा स्मॉल शेयर होल्डर है, तो ऐसी कंपनी को एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना होता है कंपनी के अंदर, जो कि कौन अपॉइंट करता है, वो स्मॉल शेयर होल्डर ही उसे इलेक्ट करते हैं। For this purpose, small shareholder means a shareholder holding share of nominal value of 20,000 rupees or less in a public company to which the section apply। स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं? स्मॉल शेयर होल्डर कोई भी ऐसा शेयर होल्डर जिसने 20,000 से कम के शेयर खरीद रखे हैं, कंपनी के 20,000 या 20,000 से कम के शेयर खरीद रखे हैं, उसे स्मॉल शेयर होल्डर बोला जाता है। ठीक है। The tenure of such director shall be maximum of 3 years and he need not retire by rotation। जो ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होते हैं इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 साल का होता है और ये रोटेशन से रिटायर नहीं होते हैं। सच अ डायरेक्टर कैन नॉट बी रिमूव्ड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 2284। अ पर्सन कैन नॉट होल्ड ऑफिस एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनी। कोई भी पर्सन जो स्मॉल शेयर होल्डर है वो 2 कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है, 2 से ज्यादा का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता कोई भी पर्सन। ठीक है। थर्ड टाइप के आएंगे जो एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। तो एडिशनल डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन एनुअल जनरल मीटिंग टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी और टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एडिशनल डायरेक्टर कौन से डायरेक्टर होते हैं? जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, कब? एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में। किस लिए करे जाते हैं ये? या तो वैकेंसी फिल करने के लिए करे जाते हैं, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंशन करी गई होती है उसे फुलफिल करने के लिए अपॉइंट करे जाते हैं। ऐसे डायरेक्टर को हम एडिशनल डायरेक्टर बोलते हैं। They hold office until the next AGM where the appointment must be confirmed by shareholder। ये कब तक के लिए डायरेक्टर बनते हैं? अगली एनुअल जनरल मीटिंग तक के लिए डायरेक्टर बनते हैं। जब एनुअल जनरल मीटिंग में आगे चलकर अपॉइंट करा जाता है एक्चुअल डायरेक्टर को, तब तक ये एडिशनल डायरेक्टर का काम करते हैं। फोर्थ होते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। तो अल्टरनेट डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ व्हेन दे आर अनेबल टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होते हैं? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने बिहाफ पर किसी और पर्सन को अपॉइंट कर दे डायरेक्टर, जो कि उनके बिहाफ पर बोर्ड की मीटिंग को अटेंड करे, वो कहलाते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। द अपॉइंटमेंट ऑफ एन अल्टरनेट डायरेक्टर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। मतलब सारे डायरेक्टर जो भी बोर्ड के अंदर डायरेक्टर हैं उनका अप्रूवल होना चाहिए किसी भी अल्टरनेट डायरेक्टर के लिए। Alternate director have the same power and duties as the director who appointed them but can only act in absence of appointing director। जो अल्टरनेट डायरेक्टर होता है उसके पास सारी वो राइट्स और पावर्स होती हैं जो कि एक डायरेक्टर के पास होती हैं जिसने उसे अपॉइंट करा है, लेकिन वो उन पावर का यूज तभी कर सकता है जब वो डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है। अगर वो डायरेक्टर अवेलेबल है तो फिर उसके पास कोई भी पावर नहीं रह जाती है अल्टरनेट डायरेक्टर के पास। ठीक है। नेक्स्ट है कैजुअल डायरेक्टर। तो कैजुअल डायरेक्टर आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू फिल अ वैकेंसी दैट अराइज बिटवीन एनुअल जनरल मीटिंग। कैजुअल डायरेक्टर कौन होता है? ऐसा डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं किस लिए? एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर कोई वैकेंसी हो जाती है तो उसे फुलफिल करने के लिए। देयर अपॉइंटमेंट इज टेम्परेरी एंड मस्ट बी कंफर्म्ड बाय शेयर होल्डर एट द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। इनका भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसा होता है? टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होता है जब तक शेयर होल्डर इसे अप्रूव नहीं कर देते हैं। सिक्स देंगे वुमेन डायरेक्टर। तो वुमेन डायरेक्टर आर इंडिविजुअल हु सर्व ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड ब्रिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस टू बोर्ड डिस्कशन। वुमेन डायरेक्टर कौन होती हैं? कोई भी वुमेन डायरेक्टर, मतलब जब फीमेल को डायरेक्टर बनाया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर तो वो वुमेन डायरेक्टर होती है। ये किस लिए बनाई जाती है? ताकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी का वो अलग अलग पर्सपेक्टिव लेकर आए, कंपनी के अंदर अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर आए।
Many countries have introduced regulation or guidelines to promote gender diversity on board and encourage the appointment of women director. कई सारी कंपनियों ने क्या करा है, जो कंपनीज हैं उन्होंने ये कंसेप्ट लेकर आए हैं अपनी कंपनी के अंदर, जिसके अंदर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट जरूर करते हैं। ये आपके 6 तरीके के डायरेक्टर हैं जिनके बारे में आपको अपने पढ़ना था, जो आपके सिलेबस में दिए गए थे। ठीक है, 6 को मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट है लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर की। जो एक डायरेक्टर होता है उसकी लीगल पोजीशंस क्या क्या होती हैं। तो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डायरेक्टर इज हार्ड टू डिफाइन एज नो फॉर्मल डेफिनेशन आइदर स्टैट्यूटरी और जुडिशियल ऑफ टर्म हैज बीन गिवन। जो लीगल पोजीशन है डायरेक्टर की, वो एक्चुअल में डिफाइन करना फॉर्मली कुछ नहीं बताया गया है डायरेक्टर की डेफिनेशन के बारे में, ना ही डायरेक्टर की पोजीशन के बारे में। However, judicial pronouncement has described them as one agent, trustee and managing partner. लेकिन फिर भी इसकी कुछ लोगों ने डेफिनेशन बता दी है जिससे एक आइडिया लग जाए कि डायरेक्टर को समझा जा सके कि डायरेक्टर होता कौन है। तो डायरेक्टर को 3 तरीकों से समझा जाता है। जो पोजीशन है डायरेक्टर की वो 3 तरीके की होती है: डायरेक्टर एज एजेंट, डायरेक्टर एज ट्रस्टी एंड डायरेक्टर एज मैनेजिंग पार्टनर। तो सबसे पहले डायरेक्टर एज एजेंट क्या होता है। तो द डायरेक्टर एक्ट एज एजेंट ऑफ द कंपनी एंड द ऑर्डिनरी रूल ऑफ एजेंसी अप्लाई। जो डायरेक्टर है इस केस के अंदर वो कंपनी का एजेंट बनकर काम करता है। दे एक्सरसाइज द पावर दैट आर सब्जेक्ट टू ड्यूटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कंपनीज आर्टिकल एंड एक्ट। वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उन्हीं पावर को एक्सरसाइज करते हैं अपनी एक लिमिट में रहकर, जो कि कंपनी के आर्टिकल में बताई गई होती है, उसी के अंदर रहकर काम करते हैं। For instance, they may make contract on behalf of company and they will not be personally liable as they act within the scope of their authority। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और ना ही वो पर्सनली लायबल भी नहीं होते उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अगर उन्होंने अपनी पावर के अंदर रहकर कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। बट इफ दे कॉन्ट्रैक्ट इन देयर ओन नेम और फॉल टू एक्सक्लूड पर्सनल लाइबिलिटी, दे ऑल्सो विल बी लायबल। लेकिन अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिया, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या फिर अपनी पर्सनल लाइबिलिटी को एक्सक्लूड करना भूल गए, मतलब जो कंपनी ने उनको पावर बताई थी उससे बाहर जाकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो फिर इस केस में वो पर्सनली भी लायबल हो जाते हैं। इफ द डायरेक्टर एक्सीड देयर अथॉरिटी द सेम एक्ट कैन बी रेटिफाइड बाय कंपनी। अगर डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर लेता है, मतलब अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर कोई भी काम कर लेता है, तो कंपनी उसे रेक्टिफाई एक बार को कर सकती है। बट इफ दे डू समथिंग बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी, लेकिन अगर कुछ ऐसा काम कर लिया जो कंपनी के ही ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर है, मतलब कंपनी की ही पावर में नहीं है, तो द एक्ट इज अल्ट्रावायर एंड कंपनी कैन नॉट रेटिफाई द सेम। तो ऐसे एक्ट जो होता है वो अल्ट्रावायर होता है और उसे कंपनी भी रेक्टिफाई नहीं कर पाती फिर। But director are not agent for the individual shareholder, they are the agent of company, the artificial person। लेकिन जो ये डायरेक्टर एज एजेंट बोला है, ये अब कंपनी के डायरेक्टर जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी का एजेंट के रूप में काम करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर का एजेंट बनकर काम नहीं करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टर एज ट्रस्टी। तो द डायरेक्टर हैव आल्सो डिस्क्राइब्ड एज ट्रस्टी बट दे डू नॉट आर ट्रस्टी इन फुल सेंस ऑफ द टर्म, इन विच in as much as no proprietary right of company's property are transferred to them and therefore they enter into contract on behalf of company and in name of the company। अब डायरेक्टर क्या है, एज अ ट्रस्टी भी काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल पूरे ट्रस्टी नहीं बने होते, क्योंकि जो कंपनी के एसेट होते हैं उनके ऊपर इनका कोई भी राइट नहीं होता है। ये सिर्फ एज अ ट्रस्टी वर्क करते हैं, इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है कंपनी की, इसलिए इन्हें जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ता है डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी बनके ये कंपनी के नाम पर ही एंटर करते हैं और कंपनी के बिहाफ पर ही एंटर करते हैं। On the other hand, in the case of trust, the legal ownership of trust property is transferred to trustee and therefore he can enter into contract in own name, but whatever he does for the benefit of the beneficiary। लेकिन वहीं जो अगर ट्रस्टी की बात करी जाए, तो ट्रस्टी के केस में क्या होता है, जितनी भी लीगल ओनरशिप होती है ट्रस्ट के प्रॉपर्टी की, वो सारी ट्रस्टी को ट्रांसफर कर दी जाती है और फिर वो अपने नाम से एंटर करता है। लेकिन कंपनी के केस में जब डायरेक्टर ट्रस्टी का काम करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, although directors are not trustee in real sense in term, they occupy an office of trust and are in certain respect in position of trustee of company। तो वही बोला है, डायरेक्टर जो होते हैं वो रियल सेंस में ट्रस्टी नहीं होते, बस एक तरीके से वो ट्रस्ट का ऑफिस होल्ड करते हैं और कंपनी के लिए एज अ ट्रस्टी ही काम करते हैं, लेकिन पूरी पावर उनके पास ट्रस्टी वाली नहीं होती है। A director is no way trustee for individual shareholder except when the former induced the latter by misrepresentation to sell the share to him। डायरेक्टर किसी भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए एज अ ट्रस्टी काम नहीं करते हैं। एक केस में हो सकता है जब वो उस शेयर होल्डर ने उसे मिस रिप्रेजेंट करके ये बोला हो कि वो अपने शेयर तुम्हें बेच देगा,
तब वो ऐसा काम करते हो तो फिर वो एज अ इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए भी ट्रस्टी हो जाते हैं, लेकिन वो भी फ्रॉड से एक्चुअल सेंस में कोई भी डायरेक्टर इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए एज अ ट्रस्टी वर्क नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टर एज मैनेजिंग पार्टनर। तो डायरेक्टर आर आल्सो समटाइम डिस्क्राइब्ड एज मैनेजिंग पार्टनर। डायरेक्टर को कई बार मैनेजिंग पार्टनर भी डिफाइन करा जाता है। इन दिस सेंस अ कंपनी इज कंसीडर्ड अ पार्टनरशिप फर्म एज वन और मोर पार्टनर में मैनेज द अफेयर ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। सिमिलरली अ फ्यू शेयर होल्डर हु आर इलेक्टेड डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी। अब डायरेक्टर एज अ मैनेजिंग पार्टनर कैसे होते हैं, तो इस केस के अंदर जो कंपनी होती है उसे एक पार्टनरशिप फर्म माना जाता है, और जैसे फर्म के अंदर जो फर्म के अफेयर होते हैं उन्हें पार्टनर मिलकर चलाते हैं, वैसे ही कंपनी के अंदर भी कुछ शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और फिर वो लोग कंपनी के अफेयर को चलाते हैं, तो इसलिए इन्हें डायरेक्टर एज मैनेजिंग पार्टनर भी बोला जाता है। दे मैनेज द अफेयर ऑफ कंपनी ऑन देयर बिहाफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ अदर शेयर होल्डर हु इलेक्ट देम। तो वो अपने बिहाफ पर और दूसरे शेयर होल्डर के बिहाफ पर कंपनी के अफेयर्स को चलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है डायरेक्टर एज एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। तो डायरेक्टर आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एम्प्लॉयड बाय कंपनी नॉर एज दे सर्वेंट ऑफ द कंपनी और मेंबर ऑफ द कंपनी स्टाफ। वैसे तो डायरेक्टर को ये बोला जाता है वो ना तो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं और ना ही कंपनी उन्हें एम्प्लॉयमेंट पे रखती है, ना वो एक तरीके के सर्वेंट होते हैं, वो कंपनी के स्टाफ या मेंबर भी नहीं होते हैं। अ डायरेक्टर कैन हाउएवर होल्ड अ सैलरीड एम्प्लॉय और एन ऑफिस इन एडिशन टू दैट डायरेक्टरशिप which may for this purpose may came an employee or servant, and in such case he would enjoy right given to employees such as, but his directorship and his right though this directorship are quite separate from his right as an employee। तो जो डायरेक्टर होता है उसे हम कभी भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं कहते हैं, तो वो चाहे तो कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप के साथ साथ कोई अपना एम्प्लॉय वाली जॉब भी कर सकता है, तो वो कंपनी का एम्प्लॉय बन जाता है, लेकिन उससे ना तो उसके जो डायरेक्टरशिप वाले राइट हैं वो खत्म हो जाते हैं, बल्कि उसे एम्प्लॉय वाले राइट भी मिल जाते हैं। Thus, he is entitled to remuneration and other benefit administrable to him as an employee in addition to his remuneration as director under this act। तो उसको फिर क्या मिलने लगता है, एम्प्लॉय की रिम्यूनरेशन भी मिलने लगती है, एम्प्लॉय वाले बेनिफिट भी मिलने लगते हैं, साथ में उसे डायरेक्टर वाले बेनिफिट तो होते ही है। फिर है डायरेक्टर एज ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर आर ट्रीटेड एज ऑफिसर ऑफ द कंपनी। जो डायरेक्टर है उसे हम कंपनी का ऑफिसर भी कहते हैं। ऑल्सो डायरेक्टर आर ऑफिसर इन डिफॉल्ट एज में बिकम लायबल टू सर्टेन पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो डायरेक्टर है उसे ऑफिसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब अगर कंपनी किसी चीज की कंप्लाई नहीं करती है तो डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टीज आती हैं, इसलिए उसे कंपनी का ऑफिसर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है अब आपका, ये तो हो गया आपके डायरेक्टर का रोल क्या क्या होता है। अब है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो द एक्ट हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्टर। ऑल्सो द एक्ट इम्पोजेज नो शेयर क्वालिफिकेशन ऑन द डायरेक्टर। जो एक्ट है उसने ना तो क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है और ना ही किसी एकेडमिक और ना ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है कि अगर किसी को डायरेक्टर बनना है कि ये उसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अनलेस द कंपनीज आर्टिकल कंटेन अ प्रोविजन टू दैट इफेक्ट अ डायरेक्टर नीड नॉट बी शेयर होल्डर अनलेस ही विशेस टू बी एन वॉलंटरली। क्या बोला है, तो कंपनी के अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं दी गई है तो जो डायरेक्टर है उसे ये जरूरी नहीं है कि वो उसका शेयर होल्डर होना जरूरी है। अगर कोई शेयर होल्डर नहीं है वो भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। बट द आर्टिकल यूजुअली प्रोवाइड फॉर मिनिमम शेयर क्वालिफिकेशन। लेकिन जो आर्टिकल है कंपनी का वो सारी कंपनियों का आर्टिकल एक क्वालिफिकेशन जरूर रखता है कि किसी पर्सन के पास इतने शेयर होने जरूरी है उस कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए। Thus, Regulation 66 of Table A provide that director must hold at least one share in a company। रेगुलेशंस को मानने के लिए क्या करा गया है, हर डायरेक्टर के पास कम से कम एक शेयर तो होना ही चाहिए कंपनी का। If a director fail to obtain his share qualification within 2 months, he vacate office automatically on expiry of 2 months from the date of his appointment. And if he acts as director after the expiry of 2 months without taking the qualification of share, he is liable to fine up to 5,000 for every day until he stop acting as such। तो क्या होता है, अगर कोई डायरेक्टर है वो मिनिमम शेयर की जो क्वालिफिकेशन है उसे मीट आउट नहीं करता है 2 महीने तक, जब उसकी अपॉइंटमेंट कर ली गई उसके 2 महीने के अंदर तक उसने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए जितनी भी आर्टिकल के अंदर मेंशन है शेयर होने चाहिए डायरेक्टर के पास, उस रिक्वायरमेंट को मीट आउट नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली उसे डायरेक्टर का ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो फिर भी ऑफिस भी वैकेंट नहीं करता है, 2 महीने के बाद भी डायरेक्टर बना रहता है, तो हर डे के अकॉर्डिंग जब तक वो ऑफिस को वैकेंट नहीं कर देता या क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई नहीं कर लेता तब तक उस पर 5,000 रुपए हर डे के हिसाब से फाइन लगता रहेगा। ठीक है,
ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई डायरेक्टर होने की। ए- अब सेक्शन 274 हैज लेड डाउन सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन एंड देयरफॉर द फॉलोइंग पर्सन आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अब सेक्शन 274 ने कुछ प्रोविजंस बताई हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन के अंदर मतलब कौन कौन पर्सन है जो डिस्क्वालीफाई हैं, जो डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहला है अ पर्सन फाउंड बाय कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड का घोषित है, मतलब एक तरीके से पागल घोषित हो रखा है, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंसॉल्वेंट हो रखा है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अ पर्सन हु हैज अपील टू बी एडजस्ड और इंसॉल्वेंट, ऐसा पर्सन जिसने एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, अपील डाल रखी है कोर्ट के अंदर उस इंसॉल्वेंट घोषित होने की, वो भी नहीं बन सकता है। अ पर्सन हु हैज कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल turpitude and sentenced in respect thereto imprisonment for not less than 6 months and a period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of sentence। क्या बोला है, कोई भी पर्सन जो कि किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड है कोर्ट के अंदर और उसे कम से कम 6 महीने से कम ज्यादा की जेल हैगी एक तरीके से, और अभी तक उसे 5 साल नहीं हुए हैं ये ऑफेंस किए हुए, वो पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता है। A person who has failed to pay call on share held by him whether alone or jointly with other for 6 months from the date fixed for the payment। अगर कोई पर्सन है उसने कंपनी के शेयर की जो कॉल हैगी उसकी पेमेंट नहीं करी है 6 महीने तक, तो फिर वो पर्सन डायरेक्टर बनने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अ पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 203 which empower the court to restrain fraudulent person from managing companies unless they leave the court has been obtained from his appointment। कोई भी ऐसा पर्सन जिसे कोर्ट के अंदर सेक्शन 203 के अंदर डिस्क्वालीफाई कर रखा है कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, इस वजह से ये डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। सच पर्सन इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड द एनुअल अकाउंट एंड एनुअल रिटर्न ऑफ एनी कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर वो पर्सन पहले से किसी पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है और उस कंपनी ने 3 साल तक अपने एनुअल रिटर्न और एनुअल अकाउंट सबमिट नहीं करे हैं, तो वो पर्सन अब किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। हैज फेल्ड टू रिपे दैट इट्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट देयर ऑन ड्यू डेट, रिडीम इट्स डिबेंचर ऑन ड्यू डेट और पे डिविडेंड एंड सच फेलियर कंटिन्यू फॉर 1 ईयर और मोर। कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने डिपॉजिट को रिपे नहीं कर पाता है, डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट या पेमेंट ड्यू है वो नहीं कर पाता है, डिविडेंड नहीं पे कर पाता है 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो ये आपकी 8 डिस्क्वालिफिकेशन बताई है कि कौन कौन पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन वाला कंप्लीट हो गया। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की, अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो किस तरीके से अपॉइंट करा जाता है। सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, मतलब अभी नई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसके अंदर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। द फर्स्ट डायरेक्टर आर यूजुअली नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है उसका जो नेम होता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होता है। द आर्टिकल में हाउएवर instead of naming the first director confer power on subscriber or majority of them to appoint the director। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर नाम मेंशन नहीं है तो फिर वो जो शेयर होल्डर होते हैं या मेजर सब्सक्राइबर होते हैं जो आर्टिकल के, उन्हें पावर दे देता है कि तुम में से जो भी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग वोट करके जिसे भी आप लोग सिलेक्ट करेंगे वो कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। वेयर द अपॉइंटमेंट इज टू बी मेड बाय मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर, द मेजोरिटी ऑफ देम एंड नॉट ओनली द क्वारम फिक्स्ड बाय आर्टिकल शुड बी प्रेजेंट इफ द अपॉइंटमेंट टू बी वैलिड। क्या बोला है, अगर ये प्रोविजन डाल दी है आर्टिकल के अंदर कि मेजोरिटी के द्वारा, सब्सक्राइबर की मेजोरिटी के द्वारा डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा तो फिर वो अपॉइंटमेंट वैलिड अपॉइंटमेंट मानी जाती है। Further, if the article neither name them or nor they contain a provision for their appointment by the subscriber and table A is excluded, then the subscriber to memorandum who are individual are deemed to be the first director of the company until the director are duly appointed by general meeting of the company in accordance with provision of section 255। क्या बोला है, ना तो आर्टिकल के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम दिया, ना ही ये प्रोविजन दी कि मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो डायरेक्टर अपॉइंट करा जाएगा। तो क्या होगा, जो भी सब्सक्राइबर के मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होंगे वो सभी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर मान लिए जाएंगे जब तक कंपनी का कोई डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता है जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोविजन है आपकी फर्स्ट डायरेक्टर से रिलेटेड कि कोई भी जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो किस तरीके से अपॉइंट करा जाएगा कंपनी का। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। अगर कंपनी का सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, मतलब फर्स्ट डायरेक्टर हो गया 1 साल हो गया कंपनी को, उसके बाद अब अगर दोबारा से डायरेक्टर को अपॉइंट करना है किसी को तो किस तरीके से करा जाएगा। तो सेक्शन 255 एंड 265 प्रोवाइड फॉर 3 अल्टरनेट स्कीम फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी और ऑफ अ पब्लिक कंपनी।
दीज स्कीम्स आर। तो सेक्शन 255 एंड 65 है वो 3 तरीके बताते हैं जिसके अकॉर्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाएगा किसी भी पब्लिक कंपनी का या प्राइवेट कंपनी का, चाहे वो सब्सिडरी हो या सब्सिडरी हो किसी भी पब्लिक कंपनी की। उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो किस तरीके से क्रिएट करा जाएगा। तो सबसे पहले ऑल द डायरेक्टर रिटायर एट एवरी जनरल मीटिंग। या तो ये प्रोविजन हो सकती है कि जितने भी डायरेक्टर होंगे वो हर जनरल मीटिंग पर रिटायर हो जाएंगे और हर जनरल मीटिंग पर नए डायरेक्टर अपॉइंट करे जाएंगे। या फिर एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी पर्सन हु इज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू रिजिग्नेशन बाय रिटायरमेंट बाय द रोटेशन। या फिर दूसरी प्रोविजन क्या है कि जितने भी डायरेक्टर हैं उनके 2/3 डायरेक्टर रोटेशन के द्वारा हर बार रिटायर करे जाएंगे एनुअल जनरल मीटिंग में। या फिर एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर में बी अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटिंग बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सिस्टम ऑफ क्यूमुलेटिव वोटिंग और अदरवाइज एंड शैल बी डायरेक्टर ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 ईयर एट अ टाइम। क्या बोला है, या फिर जो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर रहेंगे वो अपॉइंट करेंगे प्रोपोर्शनल बेसिस पर अपने सिंगल वोट, जो उनका सिंगल वोटिंग राइट होता है उसके थ्रू डायरेक्टर को, जो कि 3 साल तक डायरेक्टर का ऑफिस होल्ड करेगा। तो ये 3 स्कीम होंगी जिसके अकॉर्डिंग सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करी जाती है। The remaining director in second and third are the director generally of pure private company unless otherwise provided in article must also be appointed by company in general meeting। जो सेकंड और थर्ड में 2/3 का तो इन्होंने बता दिया, जो बाकी 1/3 रह जाते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से प्योर प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। वो जो डायरेक्टर होते हैं वो जनरल मीटिंग में वो अपॉइंट करे जाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रोविजन की फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर किस तरीके से अपॉइंट करा जाएगा। अब है रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या हैं। तो सेक्शन 266 स्टेट दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय द आर्टिकल और नेम्ड एज डायरेक्टर इन प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस अनलेस बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल पब्लिकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस or filing the statement in lieu of prospectus he has signed and filed with registrar a consent in writing to act as director and either। क्या बोला है, कोई भी पर्सन को हम तब तक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं चाहे तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग, चाहे प्रोस्पेक्टस में नाम दे दिया हो या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस में नाम दे दिया हो, कहीं भी नाम दे दिया हो, लेकिन उस पर्सन को हम तब तक एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक वो पर्सन राइटिंग में अपनी कंसेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट ना कर दे कि हाँ मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। या फिर signed the memorandum for his qualification share if any, taken his qualification share if any from the company and paid off agreed to pay for them। क्या बोला है, या तो वो रिटर्न कंसेंट दे दे रजिस्ट्रार के पास कि हाँ मैं कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, या फिर इनमें से कोई चीज करे कि या तो वो मेमोरेंडम में जितनी क्वालिफिकेशन दिया उतने शेयर परचेज कर ले, उन शेयर के लिए पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाए। Signed and filed with the registrar a written undertaking to take from the company his qualification share if any or pay for them। या रजिस्ट्रार के पास कंसेंट सबमिट कर दे कि हाँ मैं इस कंपनी के इतने जितने मिनिमम डायरेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन हैगी उतने शेयर परचेज करूंगा। या मेड एंड फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एंड एफिडेविट टू इफेक्ट दैट हिज क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर आर रजिस्टर्ड इन हिज नेम। या फिर एफिडेविट सबमिट कर दे रजिस्ट्रार के पास कि हाँ मेरे ये क्वालिफिकेशन शेयर के लिए रजिस्टर कर ली जाए। तो इस केस में ये रिस्ट्रिक्शन है, जब तक ये सारे काम एक पर्सन नहीं करता है इनमें से कोई काम, तब तक वो डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर कंपनी का अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अगर हमें डायरेक्टर्स को रिमूव करना है तो हम किस तरीके से, अभी तो हमने अपॉइंटमेंट का देख लिया कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है फर्स्ट डायरेक्टर की, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की, और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अब बात आती है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव करना है तो डायरेक्टर में बी रिमूव्ड बाय शेयर होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट और CLB। CLB का मतलब है कंपनी लॉ बोर्ड। एक डायरेक्टर को या तो एक शेयर होल्डर रिमूव कर सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है या फिर जो कंपनी लॉ बोर्ड होता है वो उस डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में हमने यहाँ तक का देख लिया, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देख लिया और डायरेक्टर को रिमूव कौन कौन करता है उनके मेन हेडिंग देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट नंबर 2 में हम कवर करेंगे कि डायरेक्टर को किस प्रोसीजर के थ्रू रिमूव करा जाता है, कि शेयर होल्डर कब रिमूव करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कब रिमूव करती है और CLB कब रिमूव करती है। मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।